अच्छा, बात हो रही थी उसके बारे में कि संस्कृत के बारे में। तो मैं आप लोगों को एक अनुरोध आपसे करना चाह रहा था कि अभी 2027 तक, मार्च 2027 तक भारत की जनगणना का एक अभियान चालू होगा। 2026 से शायद उसको शुरू करेंगे या जैसे-जैसे अलग-अलग स्टेट्स में होगा। आप एक कॉलम बनाया जाएगा, उस कॉलम में बहुत सारी जानकारियाँ, मतलब एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म में बहुत सारी जानकारियाँ गवर्नमेंट इस बार लेगी। वो मर्दमशुमारी जैसे पहले हुआ करती थी, जनगणना जो जनगणना हिंदी में बोलते हैं, मर्दमशुमारी उर्दू में बोलते हैं। तो ये जब हुआ करती थी, तो इसमें साधारण रूप से बस वो संख्या लिख लिया करते थे। इस घर में कितने जन रहते हैं जी? 6। औरतें कितनी है? 3। बच्चे कितने? 2। बात बात पूरी हो गई। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार जनगणना में सूक्ष्म जानकारियाँ दी जाएँगी। और वो जानकारियों से संबंधित एक प्रश्न आपसे मातृभाषा के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कौन-कौन सी भाषाएँ जानते हैं? तो आप जानकार भाषाओं में, जानने वाली भाषाओं में संस्कृत को ज़रूर टिक करिएगा। क्योंकि आप हर आदमी रोज़ की प्रार्थना करता है, हर आदमी जप श्लोक करता है, गायत्री मंत्र प्राय सभी लोग जानते हैं, हनुमान चालीसा सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो अवधि में है, संस्कृत में नहीं। पर संस्कृत का कहीं न कहीं संबंध तो है ही। हर आदमी का ओम से संबंध ज़रूर रहा है कभी न कभी। सभी व्यक्तियों के नाम के आगे श्री लिखा है, ये संस्कृत ही तो है। हर व्यक्ति के नाम के पीछे देवी लिखा है, ये संस्कृत ही तो है। तो आप जानकारी की भाषा के रूप में ज़रूर लिखें, क्योंकि पिछले बार जब जनगणना हुई, उसमें पूरे देश में संस्कृत भाषा के जानकार लोगों की जो डाटा आया था, वो सिर्फ़ 20,000 लोगों का था। 20,000, 150 करोड़ लोगों में। और कम संख्या होने की वजह से ना तो किसी प्रकार का अनुदान मिलता है, ना उस भाषा के संरक्षण की योजना होती है। उसे मृत प्राय भाषा में, ये विलुप्त प्राय भाषा घोषित कर दिया जाता है। ये एक नैरेटिव, एक अभियान, एक षड्यंत्र या एक उसके तहत किया जाने वाला उपक्रम होता है। हम समझते नहीं है, धीरे धीरे फिर वो डाटा जब नहीं रहता, उस पर पटल पर जानकारियाँ नहीं होती, तो हमारे जितने प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं, उनके प्रकाशन बंद होने की स्थितियों में आ जाते हैं। ऐसी संस्थाओं को सरकार द्वारा किसी पटल पर नहीं रखा जाता, और विदेशी मान्यताओं में भी वो भाषाएं मृत प्राय होकर के कहीं भी उनके महत्व उस तरह से इंगित नहीं किए जाते। ये जानबूझकर किया जाता है ताकि धर्म ग्रंथ आपकी जड़ों से कट जाएं, आपके समाज से कट जाएं, आपकी व्यवस्था आपके घरों से कट जाएं, आपके पठन पाठन से, आपके डाटा से कट जाएं। जब ये पूरी तरह मृत प्राय हो जाएगी, इस संस्कृत भाषा को फिर 150 साल बाद, 200 साल बाद दुनिया का कोई देश बताएगा कि ये हमारी भाषा है, और ये ग्रंथ भी सब हमारे ही हैं, और ये सारे आविष्कार और सारी चीज़ें और सारा ज्ञान हमारे ही यहाँ से वहाँ पहुँचा है। इस पर बड़ी तेज़ी से काम कई यूरोपियन देशों में चल रहा है कि वो बताना चाहते हैं कि वेद एक, मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था जोहान्सबर्ग में, 2012 की बात है। उसमें जर्मन एक रशियन स्कॉलर थी, उनका उनका मेरे पास नाम है, और एक जर्मन दार्शनिक थी। उन दोनों के अपने शोध पत्र में इस बात का हवाला था कि ये आर्यन सभ्यता, आर्य लोग, श्रेष्ठ जनों का समुदाय, और ये वेद और ये सारी चीज़ें यूरोप से ट्रेवल करते हुए भारत तक पहुँचे। अभी धीरे धीरे इस तरह, क्योंकि अब जो श्रेष्ठतम है उसी को बताना पड़ेगा ना कि हमारा है, और हम इस मामले में बिल्कुल अनजान और डीजे बजाने वाले और बाकी कामों को करने वाले रह जाएंगे बस। और या वो उल्टे वो हरियाणवी वो गाने बज रहे हैं आजकल, क्या क्या चल रहे हैं शिव जी के, और उसको उनको सुन के उनके भावार्थ आप सुने तो उनमें शर्म आती है। तो उस तरह की चीज़ें रह जाएंगी। तो कोशिश करिएगा कि आप इसको, संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर की मदर भाषा, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, तो हम इसके विस्तार में, विकास में कम से कम इतना तो कर ही देते हैं। अगर ये विलुप्त और मृत प्राय भाषाओं की श्रेणी में चली गई, तो ना तो सरकार इसके लिए सीरियस होगी, ना कोई और समुदाय, ना कोई और कहीं। मतलब पहले तो आपके घर की रखी हुई चीज़ों को खो दीजिए। एक घर में आपके कोई कोहिनूर रखा था पहले, खैर अब कहीं और रखा है, पर ऐसे कोई हीरा रखा है, पहले तो उसे मिट्टी का डाला या कांच का टुकड़ा बता करके सड़क पे फेंक दीजिए, फिर उसे उठा के धीरे से ले जाइए, और 10-20-50 साल बाद उसकी एग्जीबिशन लगाइए और दुनिया को दिखाइए कि हमारे पास हीरा है, हम हीरे के मालिक हैं, एक ही हीरा हमारी संपदा है। था आपके पास ही वो, तो पहले आपके पास ये बताना पड़ेगा कि चीज़ खराब है। सारी धार्मिक प्रक्रियाओं में यही षड्यंत्र चला है, हर शिक्षा के पीछे यही चला है, यही गुरुता के पीछे चला है, ये हमारे मंदिरों को, ये इसी तरह से पहले इनको ऐसा दिखा दो कि किसी काम के नहीं, और बाद में उसको फिर अपनी चीज़ों को श्रेष्ठ घोषित करें। तो जब भी ये जनगणना का अभियान चले, आप उसमें संस्कृत भाषा को अपनी जानकार भाषा के रूप में जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि कोई आदमी ऐसा नहीं संस्कृत का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में कभी भी ना करता हो, लोग करते ही हैं। तो वो कुछ झूठ बात भी नहीं होगी, और आप एक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग भी दे देंगे। कई बार हम सोचते नहीं हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं।
चंद्रपाल, आप अनुरोध नहीं, आप हमें आदेश पे, आदेश ही है ये, तो उसको ध्यान रखें और कोशिश क्या करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे घर का नाम ही है, घर का नाम हम कोई संस्कृत में कोई अच्छा सा नाम रख सकते हैं। अपनी गाड़ी पर कोई सुंदर सा वाक्य संस्कृत का लिख मैंने इसीलिए शुरू किया। आप देखिए, मैं बहुत बारीक ढंग से कोशिश कर रहा हूँ काम करने की। मैं एक थॉट ऑफ द डे, एक तो एक काम और करिएगा, जो लोग हमारे फेसबुक से और इंस्टाग्राम से उस सब से नहीं जुड़े हैं, उस पर भी आ जाएं, वहाँ से भी ले लें, क्योंकि मैं दोनों तीनों वीडियो का अलग अलग ढंग से प्रयोग कर रहा हूँ। उसमें थॉट ऑफ द डे इसीलिए डाल रहा हूँ कि वो संस्कृत में कहाँ से आया है, उसका मूलाधार, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन और हिंदी में उसका भावार्थ। तो आपको पता चले कि हम अगर ये छोटा सा शब्द भी कहीं लगा लेते हैं, गाड़ी के पीछे कहीं लिख दिया, अपने किसी स्टिकर में, अपनी किसी डायरी पर, अपने किसी दुकान के बाहर, अपने किसी मकान, ये तो हम लिख ही सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि फिर लोग पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, बस आपका काम चालू हो गया। फिर वहाँ से वो आदमी, आप स्कैन करके, अब तो इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि संस्कृत को आप स्कैन करिए अपने मोबाइल से, वो तुरंत उसको इंग्लिश, हिंदी, कई भाषाओं में आपको दिखा देगा कि इसका भावार्थ क्या है। तो उसको ज़रूर ध्यान में दें तो अच्छा होगा। प्रयास है कि बिछड़े